अपने बदले हुए हालात देखकर मोनिका की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते देखते क्या क्या हो गया था मायके में। उसकी खिलखिलाती हंसी और चुलबुलापन, चहचाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया। लेकिन उसने तो न जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐस हो गए मोनिका। अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निपटाते निपटाते रात के 1 बज गए। थकी हारी मोनिका इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जा मोनिका, रात बहुत हो गई है। मोनिका तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह सुख क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी तो उठना है। देख, राजू के बाबा दादी के सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो राजू गहरी नींद में सो चुका था। मोनिका बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ मोनिका, 9 बज गए। कब तक सोती रहेगी? 2 बार चाय रख गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे झिझोड़ दिया था, अरे सोने देना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है? पापा की प्यार भरी आवाज़ आई जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और मोनिका चादर तान मुंह तकोड़ कर गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान न दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गईं। मायके में थी तो वहाँ कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते न जाने कब सो गई। वह आंसू ढुढ़क कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गईं। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ की याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में मोनिका का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों को जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठ जाती थीं। सब की सब उसे ऐसे देखती परखती थीं मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौते कटे हुए मेंढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। मोनिका कटे हुए मेंढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह मोनिका के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपया पकड़ा जाती। मोनिका रुपए लेकर उनके पैर छूती और उनके बगल में बैठी अपनी ननद मीना को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मीना बोली, चलो भाभी कमरे में चलकर जरा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर जोर से की आवाज़ आने लगी, अरे बहन जी माफ़ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर क्या हम इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया? बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया, कोई खोटे वाली लड़की तो नहीं लाई? अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उसकी इजाज़त के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी।
अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतजार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी कि सबकी उसके कहीं भी जाने आने पर किसी भी रोक टोक की नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वह सब जगह, और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर कटने पर उसे कैसा तकलीफ होती होगी अब पता चला। मोनिका को पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 4-5 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने मोनिका का घूंघट हटाया, अपनी काएं काएं वाली आवाज़ में मोनिका की सास को उमेटना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही ना था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना है। यही तो यहाँ सब कुछ उड़ेल बैठी है। हम बुढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर बुआ सास की ओर देखकर बोली, इसे जरा कंट्रोल में रखना, यह तुम सबको उंगली पर नचा देगी। मोनिका बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे कमरे में का दरवाज़ा खोला। बुआ जी और उनके पीछे मोनिका की सास खड़ी थीं, दोनों धड़धड़ाती हुई कमरे के अंदर आ गईं। मोनिका, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? मोनिका की बुआ सास उसकी अलमारी पर नज़र मारते हुए बोली, है बुआ जी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नज़र से राजू की माँ की ओर देखा, मानो कह रही हूँ कि तुम भी तो कुछ डांटो। मोनिका की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो। सास जी की मोनिका को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गईं। मोनिका डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूँ? दादी के समय समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था। मोनिका जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कह गए हैं कि तुझे अपने बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे। जैसी मीना वैसी तू है। मीना तो यह सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी की शादी में सब साड़ियाँ ही पहनेंगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माँ, कितनी बड़ी लग रही है हमारी मोनिका, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। मोनिका ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे। अगर वह साड़ी पहने हुई अपनी फ़ोटो माँ की फ़ोटो के बगल में लगा दे तो एक सी लगेगी। अंतर केवल यह ही होगा कि माँ की फ़ोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाल के समय जब वह दीदी के साथ चलकर मंच पर आई तो राजू की नज़र उस पर ठहर सी गई थी। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो मोनिका से ही। तब राजू की माँ बाप मोनिका के घर रिश्ता लेकर आए थे। मोनिका के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे अहोभाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। मोनिका की सास उनकी बात काटी। हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा है वह घर में आ गया है, फिर यह तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी जीवन संगनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। एक तो सबसे छोटी और फिर बिन माँ की बच्ची। इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, ना घर संभालना ना खाना बनाना। यह बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती। उसकी आप चिंता ना करें। राजू की मम्मी ने बीच में ही टोका, भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं हमारे घर में। इसको तो रसोई में कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही साड़ी वगैरह की बात, तो जैसी हमारी मीना वैसी ही मोनिका,
और फिर आजकल तो लड़कियां जींस पैंट में घूमती हैं। मीना के जाने के बाद यही तो हमारी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था पर उनकी एक न चली। वे रिश्ता पक्का करके चले गए। जाते जाते सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, मोनिका बिल्कुल मीना की तरह रहेगी। यह सब ढकोसला था क्या? मोनिका को तो खुले गले का ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया। फिर वह जींस या स्कर्ट सवाल ही तो भूल ही जाए। मोनिका ने डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकाल कर पहनना और नीचे आ गई। फिर वही बायोलॉजी का मेढक और पूरी की पूरी क्लास। उन दिन फर्क केवल इतना ही था कि क्लास में कुछ नए चेहरे थे और कटे हुए मेढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपए मीना को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या सुहाने दिन थे मायके के। और अब क्या हो गया? उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाए, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वह जी भर कर रो ले, जैसे वह छुटपन में माँ की गोद में छुप कर रोती थी। एक बार माँ की गोद में घुस गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गई और वह अकेली ही हो गई। घूंघट के अंदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले ही कि अगली औरत मुंह दिखाई के लिए आ पाती, मोनिका ने जल्दी से रुमाल घूंघट के अंदर ले जाकर आंसू पोंछ लिए। पास में ही बैठी मीना ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी? मोनिका ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मोनिका की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि मोनिका को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर मोनिका को बड़ी राहत मिली। मीना ने उसका घूंघट हटाकर उसे लेटा दिया और उसके सिरहाने पर बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे मोनिका का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातें का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, न जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त पता ही न चला कि मोनिका को यह ध्यान न रहा कि वह अपनी ससुराल में है। अचानक बात करते करते मीना ने चक्की ताई की नकल उतारी। मोनिका को तो हंस हंसाकर बुरा हाल हो गया। उसके ठहाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे की तक पहुंच गए, जिसका पता तब चला जब बुआ जी दहाड़ी। देखो तो कैसे खी कर रही है, मुंह में फाड़कर। इतना ख्याल भी नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी यह 1.5 बित्ते की लड़की उठा लाने को? घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। मोनिका की हंसी का ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वह अपने ससुराल में है, पर तब देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने मीना को डांटा, क्या खी कर लगा रखी है? तुझे मोनिका को आराम कराने के लिए भेजा था। ऐसे भी भला हंसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले? डांट तो मीना को पड़ी थी, पर मोनिका जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। मीना भी माँ की डांट खाकर खिसक ली। मोनिका को मायके की याद आ गई। एक दिन उसने घर पर से रूठकर मौन व्रत धारण कर लिया था। न सिर्फ पूरा घर बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनों भी आ गई थी कि यह पूछने की आज मोनिका घर पर नहीं है क्या? उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो नहीं खराब है? आज तेरे ठहाके नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। नहीं ठीक हूँ। तो फिर बेटा हर समय हंसती ही रहा कर। तेरी हंसी की आवाज़ बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहाँ मेरी हंसी की इतनी कद्र थी, और एक यहाँ अकेले कमरे में वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी। इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे कि वह अपने मन की व्यथा? सभी नए लगते थे और पराए भी। राजू पर कितना विश्वास करे? कहीं उसी किसने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो? घर पर फ़ोन करेगी तो वहाँ सबको तकलीफ़ होगी। कितनी हिम्मत बांध कर भेजा था सबने। तू जिस घर की अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे माँ मिलेगी। अब वही तेरी माँ है। ऐसे भी कहीं माँ होती हैं?
बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़कर बातें करती थी और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। मोनिका रोते रोते सो गई। शाम को 5 बजे आँख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे। उसे अपनी सहेलियों से अपनी आज़ादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती तो उसने पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन ही हो रहा था कि वह बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने के लिए में 1 हफ्ता बाकी था और फिर अगर वह चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहाँ, हमेशा के लिए तो नहीं ना। कितनी अजीब बात है, लड़कियों के लिए अपने घर में वह उम्र भर पराए घर की अमानत रहती है और जिस घर की अमानत है वहाँ पराई जैसी लगती है। दरवाजे पर खटका सुनकर वह पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, नपा तुला जवाब दिया मोनिका ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र में होने के कारण वह डरती थी कि कहीं मुंह से कोई गलत जवाब बात ना निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे तेरी आंखें तो सूजी हुई हैं, तू रोई थी क्या बेटा? ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर मोनिका की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा उबाल उसके मन ओठों पर आ ही गया। उसने रूधे गले से कहा, माँ एक बात पूछूं? पूछ। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराई अमानत है। उन्हें पराए घर जाना है जो उनको असली घर है। और जब मैं इस घर में आई जिस घर की मैं अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी जिंदगी पराई अमानत रही, अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा मेरा असली घर? मोनिका की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ न बोली। शायद माँ के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया। मोनिका ने घबरा कर सोचा। मोनिका की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहन कर नीचे आ जाना। उसकी सास इतना आदेश देकर कमरे से बाहर निकल गई। इसके अलावा कुछ न बोली। उनका चेहरा और कठोर सा हो गया था। सीढ़ी सीधे ड्राइंग रूम में उतरती थी। मोनिका ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, सारे मेहमानों की सांस ऊपर की ऊपर हो रही थी। बिन्नो गई थी, सफ़ेद जींस और काली टी शर्ट में पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआ जी ही दहाड़ी, अरे भाभी देखा तो अपनी लाडो। इससे पहले ही बुआ जी अपनी वाक्य पूरा कर पाती कि मोनिका की सास की आवाज़ गूंजी, यह कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बुआ जी कहाँ मानने वाली थी, पूरा गुबार निकालने पर उतारू थी। एक क्या गजब कर रही हो भाभी, इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कर लिया बहुत ख्याल, जिसने जैसा कहा मैंने उससे वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना सब अंकुश लगा दिया था। आप लोगों ने जैसा आप सबने आदेश दिया उस बेचारी ने माना बिना चूक किए। 4 दिन में आप लोगों का ख्याल करके मन महसूस कर रह रही, पलट कर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बना कर रखा है उसे, पर मैं बेटी लाई थी, घर में बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान अभी भी बाकी हैं तो मैं अभी जिंदा हूँ। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं या अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल ले। मैं भी अपनी आपकी बहू यह नहीं है, यह मेरी बहू है और इस पर मैं अपने अरमान निकालूंगी, जैसे चाहूँगी वैसे रखूँगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि यह मीना की जगह आई है और मीना की तरह ही रहेगी, बहू की तरह नहीं। मोनिका इस घर की अमानत थी और अब अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक सांस में कह गई थी, सब सहम गए थे। किसी के मुंह से कोई भी ब नहीं फूट रहे थे और मोनिका की खुशी का तो कोई परवाह ही नहीं था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों से सासू माँ की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई।
दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।